हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में। क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट के लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको पहले देख लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 31 से शुरुआत हुआ था। लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉडल सेट में, जिसमें 4 क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, 31, 32, 33 और 34। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 लॉन्ग क्वेश्चन। 35 नंबर प्रॉब्लम है, प्रूव दैट 0 to π/2 log of cos x dx बराबर π/2 इंटू log 1/2। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये i है। लेट i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log cos x dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बढ़िया से देखिएगा। इसको हम मान लेते हैं 1। अब यहाँ एक प्रॉपर्टीज लगाते हैं। प्रॉपर्टीज होता है 0 से a f ऑफ x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log cos x के जगह पर π/2 माइनस x dx। मतलब इस प्रॉपर्टीज में यही ध्यान देना है कि x रिप्लेस हो जाता है a माइनस x से, अगर 0 से a तक है तो। यानी अब ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log, अब यहाँ हो गया cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यानी ये हो जाएगा साइन x dx। ये हो जाएगा आपको मान लीजिए 2। यानी log cos x dx और log sin x dx दोनों का इस सवाल का जवाब हो गया। मान लीजिए बोर्ड में पूछ देता है log sin x dx, तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ये दोनों का इंटीग्रल सेम हो जाएगा। अब इस 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। तो i और i मिल करके हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log cos x प्लस log sin x dx, दोनों को ऐड कर दिया। अब हम और इसको फर्दर लिख सकते हैं 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2। अब ये हो गया log m प्लस log n। तो log m प्लस log n का वैल्यू होता है log m इंटू n, यानी log cos x इंटू साइन x dx। यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया log का, log m प्लस log n बराबर होगा log m इंटू n। समझ रहे हैं बात को? log m प्लस log n बराबर हो गया log m इंटू n। अब ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log। अब यहाँ पर आप देखिए दिमाग लगा करके कि क्या आप कोई फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो पता चलेगा कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड कर दें तो हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 sin x इंटू cos x को कहते हैं sin 2x। sin 2x बराबर होगा 2 sin x इंटू cos x। तो आपको मिल गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log sin 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब आप और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log ऑफ m/n। तो log m/n का फॉर्मूला होगा log m माइनस log n, log m माइनस log n। अंत तक वीडियो देखिए, एकदम सीख जाइएगा, 100% गारंटेड।
तो ये हो जाएगा log साइन 2x dx माइनस log 2 dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। दो लाइन एक साथ कर दिया। पहले हो गया log m/n यानी log m माइनस log n, और अब कर दिया दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन। तो 2i बराबर हो गया 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2। अब यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए 2x के जगह पर z, पुट कर देते हैं 2x बराबर z, और यहाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बराबर dz बाई dx, यानी dx बराबर होगा dz बाई 2, dz बाई 2। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट का भी चेंज करना होता है। तो अब लिखेंगे चेंज ऑफ लिमिट। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा और 2 बार वीडियो देखिएगा तो गारंटेड है कि एकदम सीख जाइएगा। मैं इसी रूप में पढ़ाता ही हूँ कि सबको समझ में आ जाए एकदम आसान तरीके से। तो चेंज ऑफ लिमिट क्या था? x का वैल्यू 0 था तो लिखेंगे कि जब x बराबर 0 तो z बराबर होगा 2 इंटू 0 यानी 0, और जब x बराबर π/2 है तो z बराबर होगा 2 इंटू π/2 यानी पाई। तो अब हमारा इंटीग्रल होगा 2i बराबर 0 से जो π/2 था वो हो गया 0 से पाई log साइन 2x के जगह पर z और dx के जगह पर dz बाई 2, तो 1/2 बाहर निकाल दिया, माइनस यहाँ log 2 इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और बच जाएगा 0 से π/2 dx, 0 से π/2 dx। अब आप देखिए यहाँ से 2i बराबर हो गया 1/2 और 0 से पाई log साइन z है, 0 से पाई log साइन z है। तो देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे जिसमें इंटीग्रल हो जाएगा दुगना और लिमिट हो जाएगा हाफ, 0 से π/2 log साइन z dz, यानी अगर z के जगह पर पाई माइनस z रख दें और फिर से वही मिल जाए तो लिमिट ये इंटीग्रल हो जाएगा दुगना और लिमिट हो जाएगा हाफ। ध्यान दीजिए यहाँ हमने क्या कहा कि z को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस z से तो फिर से वही मिल जाएगा। साइन पाई माइनस z बराबर साइन z होता है, क्योंकि ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ साइन पॉजिटिव होता है और कन्वर्जन नहीं होता है पाई के चलते। तो ये मिल जाएगा आपको दुगना 0 से π/2 log साइन z dz माइनस log 2 और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा लेकिन सुन के लिखिएगा 0 से π/2। तो अब आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, 0 से π/2 log साइन z dz माइनस log 2 और यहाँ x के जगह पर π/2 हम माइनस 0। अब आप यहाँ पर लगा दीजिएगा एक प्रॉपर्टीज कि 0 से a fx dx बराबर होगा 0 से a fz dz, यानी सेम लिमिट में यदि वेरिएबल को आप चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2i बराबर होगा 0 से π/2 log साइन x dx, z dz को बदल दिया x dx में, माइनस log 2 इंटू π/2। ध्यान दीजिए ये अलग है, ऐसा नहीं कि 2 और 2 काट दीजिए, वो अलग है। अब आपको मिल गया 2i बराबर 0 से π/2 log साइन x dx
इसको हमने मान लिया था आई, ये हो गया आपका आई। तो ये हो जाएगा आई माइनस ये π/2 log 2 लिख दीजिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब लिख सकते हैं इसको 2i माइनस आई, यानी i बराबर माइनस π/2 log 2। तो ये भी इसका आंसर है, लेकिन जो हमको साबित करना था वो अभी नहीं आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर π/2 इंटू, ये इसको लिख सकते हैं n log m के रूप में, n log m के रूप में। ये माइनस π/2 log 2 हुआ, तो इस माइनस को हटा देते हैं तो मिल जाएगा log 2 का पावर -1। π/2 इंटू -1 भी तो लिख सकते हैं इसको, π/2 इंटू -1 log 2। तो ये हो गया n log m। तो n log m बराबर होगा log m का पावर n, यानी हो गया π/2 इंटू log 2 का पावर -1, यानी और इसको हम आगे लिखेंगे तो i बराबर हो गया π/2 इंटू log 2 के पावर -1 को लिखेंगे 1/2। ये आपका प्रूव्ड हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ से आप इस रिजल्ट को बढ़िया से याद कर लीजिए कि 0 से π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन होता है π/2 log 1/2 या -π/2 log 2। इसी प्रकार से 0 से π/2 log cos x dx बराबर होगा π/2 log 1/2 या -π/2 log 2। दोनों का सेम आंसर होगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान देंगे स्थिर से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पर चलते हैं। 36 में क्या सवाल है उस पर देखते हैं। इससे पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कम से कम 2 सवाल बना ही देते हैं। 36 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे या ना इसको जानना चाहिए और इस टाइप के सवाल पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये वेक्टर का प्रॉब्लम है, लॉन्ग क्वेश्चन में मॉडल सेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन है प्रूव बाय वेक्टर मेथड इन एनी ट्रायंगल ABC A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा कोई एक ट्रायंगल है। आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम बना रहे हैं उसी प्रकार से। मेथड बस सीखिएगा। ये एक ट्रायंगल है ABC। तो A के सामने का साइड हो जाएगा A, B के सामने का साइड हो जाएगा B और C के सामने का साइड हो जाएगा C। तो ये BC को हम मान लेते हैं वेक्टर। तो वेक्टर BC बराबर हो गया वेक्टर A, इसको हमने मान लिया वेक्टर A। इसी प्रकार से C से A डायरेक्शन ले लेते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर में। तो C से A जो साइड है वो B के ऑपोजिट है, तो वेक्टर CA बराबर हो जाएगा वेक्टर B। और फिर साइक्लिक ऑर्डर में AB ले लेते हैं, तो वेक्टर AB हो जाएगा C के सामने का साइड यानी वेक्टर C। मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल है, लिख लीजिएगा कि लेट ABC बी एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर ऑर्डर सेम हो या डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो तो इनका वेक्टर सम हो जाएगा 0। ये वेक्टर B था, ये वेक्टर C था, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C
बराबर होगा 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 0। वेक्टर एडिशन में ये होता है कि अगर वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, क्लोज फिगर हो जाए, तो इनका वेक्टर सम हो जाएगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 0। अब हम दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं वेक्टर a के साथ। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर a, विथ वेक्टर a, तो क्या मिल जाएगा? a क्रॉस a प्लस बी प्लस सी बराबर a क्रॉस 0। बहुत जानकारी मिलेगा इस वीडियो से, बिल्कुल अंत तक देखिए। इस सवाल के अलावे भी बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलेगा जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर ये हो जाएगा 0। अब आप जानते हैं कि a क्रॉस a बराबर होता है 0। किसी भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा होता है यूनिट वेक्टर के साथ, यानी साइन थीटा होता है। तो सेम वेक्टर के साथ एंगल हो जाएगा 0, तो साइन 0 हो जाएगा 0। तो a क्रॉस a आपका खत्म हो गया, तो बच गया a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर 0। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर 0। तो आप जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम a क्रॉस c को लिख सकते हैं माइनस c क्रॉस a, माइनस c क्रॉस a, यानी इसको लिख देंगे a क्रॉस b माइनस c क्रॉस a बराबर हो जाएगा 0। a क्रॉस b बराबर लिख देते हैं हम a क्रॉस b बराबर उधर चला जाएगा तो c क्रॉस a मिल गया। a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a, इसको मान लीजिए ऊपर। अब इसी प्रकार से अगर हम वेक्टर b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर b लेंगे, तब ऐसी स्थिति में मिल जाएगा क्या? a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c। यहाँ a के साथ ले लिया तो c क्रॉस a हो गया, और b के साथ ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में मिल जाएगा a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c। तो ऐसे चीज़ों को एग्जाम में लिखते हैं कैसे? सिमिलरली टेकिंग द वेक्टर प्रोडक्ट, टेकिंग द वेक्टर प्रोडक्ट विथ वेक्टर b, we get a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c। इसको मान लेते हैं 2। आप देख रहे हैं कि a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस c और ये बराबर है c क्रॉस a। इसका मतलब 1 और 2 को अगर हम मिला दें फ्रॉम 1 and 2 तो हमको मिल जाएगा a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। ये भी एक सवाल है इंडिपेंडेंट रूप से, इसको भी आप देख करके जाएंगे। कहेगा कि फॉर 3 वेक्टर a b c प्रूव दैट a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। तो आप इसी प्रकार से साबित करेंगे a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। अब हम मॉडुलस लगा देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b बराबर होगा मॉडुलस ऑफ b क्रॉस c बराबर होगा मॉडुलस ऑफ c क्रॉस a। अब a क्रॉस b का मतलब क्या होगा? ए बी साइन थीटा, मॉडुलस लगा दिए हैं तो होता है a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, तो मॉडुलस हो जाएगा यूनिट वेक्टर का 1, तो a क्रॉस b बराबर होगा ए बी साइन क्या? a और b के बीच का एंगल। तो a और b के बीच का एंगल फिगर में देखिए क्या मिल जाएगा। a और b के बीच का एंगल लग रहा है कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये एंगल तो c है, तो a और b के बीच का एंगल ये होगा। आप याद कीजिए, आपको फिजिक्स वाले टीचर वेक्टर में बताए होंगे
तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस सी। तो हम ए क्रॉस बी बराबर लिख देंगे ए बी साइन पाई माइनस सी बराबर बी क्रॉस सी हो जाएगा बी सी साइन बी और सी के बीच का एंगल। तो बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल ध्यान दीजिए बी सी है, बी सी। तो बी सी के बीच का एंगल या इसके ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ये बी सी के बीच का एंगल वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर है। तो ये एंगल तो नहीं होगा, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया। तो इसके बीच का ये एंगल हो जाएगा, इसको क्या कह देंगे पाई माइनस क्या ए, पाई माइनस ए। तो ये हो जाएगा बी सी साइन पाई माइनस ए। वीडियो को पॉज कर करके इसको 2 बार समझिएगा तब क्लियर होगा। अब सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सी ए और इनके बीच के एंगल का साइन। तो वेक्टर सी हमारा ये है, वेक्टर ये है, इसको हम अगर आगे बढ़ा दें इसको तो ये सी और ए के बीच का एंगल हो जाएगा, ये एंगल सी और ए के बीच का एंगल ऐसे बढ़ा दें तो ये एंगल हमारा बी था। तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए था पाई, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस बी। इसी का तो ये खेल था। तो सी ए साइन पाई माइनस बी। अब सब आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में न तो साइन चेंज होता है और न ही कन्वर्जन होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी साइन सी बराबर बी सी साइन ए बराबर ए सी साइन बी, ए सी साइन बी। अब पूरे टर्म में डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए बी सी, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। ए बी सी से डिवाइड कर दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको ए बी साइन सी बटा ए बी सी बराबर बी सी साइन ए बटा ए बी सी बराबर ए सी साइन बी बटा ए बी सी। अब आप देखिए यहाँ ए बी कैंसिल होगा, यहाँ बी सी कैंसिल होगा, यहाँ ए सी कैंसिल होगा। तो फर्दर आपको बन जाएगा साइन सी बटा सी बराबर साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी। इसको एक ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ऑर्डर में लिखते हैं क्या, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। तो इसका रेसिप्रोकल भी सही होगा, यानी ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। और यही आपको प्रूव करना था कि किसी ट्रायंगल में आप साबित कीजिए वेक्टर मेथड से ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। यही आपका सवाल था। प्रूव बाय वेक्टर मेथड इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये दोनों प्रॉब्लम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।